तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 10वीं के चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन के दर्पण सूत्र को सिद्ध करना, जिसको लेकर अक्सर जो है विद्यार्थी के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं, उलझनें होती हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं, जिसको हल करते समय कभी कभी भाषा की उलझन, तो कभी कैलकुलेशन की जो है दिक्कतें, या फिर इसके अलावा बहुत सारे कंसेप्ट्स की दिक्कत होती हैं, जिसको लेकर हमेशा वो चिंतित होते हैं। तो आज आपकी उसी चिंता को समाप्त करने के लिए आज हम लोग जो है दर्पण सूत्र को जो है सिद्ध करना सीखेंगे, और इस कदर से सीखेंगे कि अगर यदि आप पूरे वीडियो को ठीक से देखते हैं तो आप सिर्फ खुद सीखेंगे नहीं बल्कि दूसरों को भी सिखा सकते हैं, और आप सिद्ध करना बता सकते हैं कि आपने किस तरह से सवालों को हल किया है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आप लोग को स्टेप वाइज सभी चीज़ों को समझते चलना है। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं कि इस दर्पण सूत्र को सिद्ध करना हम लोग जो है अवतल दर्पण में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अवतल दर्पण की कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह बीच में धंसा हुआ होता है, तो ये हमने आप क्या ले लिया, आप जो है अवतल दर्पण ले लिया जिसकी परावर्तक सतह ये है। फिर हम क्या ले लेते हैं कि आप ये भी जानते हैं कि ये जो है अवतल दर्पण का क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष को हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर मुख्य अक्ष के एक बिंदु वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पे ध्रुव P होता है, बराबर है। आपने जरूर समझा होगा, इस चैप्टर को पढ़ते समय जरूर आपने इस चीज़ को जाना होगा, समझा होगा कि अगर कोई भी आपतित किरण जो है अगर प्रधान अक्ष के अगर समांतर लिया जाता है, प्रधान अक्ष के समांतर लिया जाता है, अगर आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर लिया जाता है तो वह जो है परावर्तन के बाद टकरा करके प्रधान अक्ष को जहाँ पर छूती है इस बिंदु का नाम पड़ता है फोकस। और आप ये बिल्कुल क्लियर हो लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर आपतित किरण होगा तो वह फोकस से गुजरेगा, अगर फोकस से होकर गुजरेगा तो मुख्य अक्ष के समांतर होगा। बिल्कुल आपने प्रतिबिंब के बनावट में इस जो है बात को आपने जरूर जाना होगा। ये पहले कंसेप्ट हुई। हमने बताया कि प्रतिबिंब के बारे में 3 जानकारी आपको जरूर आवश्यक रूप से याद रखना होगा। सबसे पहला ये कि अवतल दर्पण पर अगर प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई आपतित किरण होगा तो वह फोकस से होकर गुजरेगा, अगर फोकस से लिया जाएगा तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। फिर इसके अलावा तीसरी बात आपको ये याद रखना है कि अगर हम किसी आपतित किरण को अगर हम कहाँ से लें तो आपतित किरण को अगर बच्चों हम कहाँ से लें तो आपतित किरण को यदि हम वक्रता केंद्र से लेंगे, वक्रता केंद्र से लेंगे तो वक्रता केंद्र से लेते हैं तो इस स्थिति में वस्तु जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते पर पुनः लौट जाती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर वक्रता केंद्र से अगर आपतित किरण परावर्तक सतह पर पड़ेगी तो पुनः परावर्तक सतह से परावर्तन होने के बाद पुनः उसी दिशा में जो है लौट जाएगी। बिल्कुल आप इस चीज़ को लेकर क्लियर हो लीजिए। क्या क्या जानकारी आपके पास हुआ? तो पहला जानकारी ये हुआ कि अगर किसी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर अगर आपतित किरण होगा तो परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर फोकस से होकर गुजारते तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता। तीसरी बात, अगर वक्रता केंद्र से आपतित किरण जाएगी तो परावर्तन के बाद पुनः उसी रास्ते पर लौटकर चली जाएगी। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। यहाँ पर हम 2 कंसेप्ट का प्रयोग किए हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में PC आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। PC आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। और हमने एक वस्तु AB लिया है और AB से आपतित किरण जो है जाती हुई नज़र आपको दिख आ ही रहा होगा। जब यहाँ पर परावर्तन हो रहा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर PC के समानांतर है, PC के समानांतर ये आपतित किरण है। तो अभी हमने बताया कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर अगर आपतित किरण होगा तो फोकस से गुजरेगा। ठीक ऐसा ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि PC जो है, PC के समानांतर में ये आपतित किरण है जिसको BN आप कह सकते हैं, BN समानांतर है PA के, ठीक ना। तो समानांतर है तो यहाँ से परावर्तन के बाद यह कहाँ से होकर गुजरेगी, तो यह गुजरेगी फोकस से।
यहाँ से, ये फोकस से होकर गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा है? फोकस से। इस तरह से आपने देखा। दूसरी बात आपको ये यहाँ पर ये वाली जो कंसेप्ट हमने बताया कि अगर मान लेते हैं कि वक्रता केंद्र से वस्तु को गुजारा जाएगा, वक्रता केंद्र से गुजारा जाएगा, तो जिस रास्ते पर वह जाती है पुनः उसी रास्ते पर लौटकर चली आती है। जिस रास्ते पर वो जा रही है पुनः उसी रास्ते पर वह लौट के आ रही है। और दोनों के मिलान बिंदु से यहाँ पर एक प्रतिबिंब की रचना हो रही है जिसका नाम हमने A डैश B डैश दिया है। इन दोनों के कटान बिंदु से एक प्रतिबिंब बन रहा है जिसका नाम A डैश B डैश हमने दिया है। चलिए, इतनी जानकारी अगर आपको हो चुकी होगी तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, कार्तीय तल पर, कार्तीय तल जो होता है, कार्तीय तल जो है, अगर मान लीजिए हम इस लाइन को अगर इधर बढ़ाना चाहें तो इधर तो है काल्पनिक लाइन में बढ़ेगा। और मान लीजिए आप जानते हैं कि कार्तीय तल में ध्रुव से ही किसी वस्तु का जो है आकलन किया जाता है या किसी चीज़ की जानकारी ली जाती है। तो आपको पता है कि ये जो होगा ये सामने होगा और ये पीछे होगा। तो आपको पता होगा कि ये ध्रुव के बाएं में जो भी आते हैं वह धनायन होते हैं या ऋणायन होते हैं? नहीं, ऋणायन होते हैं। तो आपको याद रखना है कि इधर जो होगा ये ऋणायन होगा और इधर वाला क्या होगा? धनायन होगा। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं कि किसी भी अवतल दर्पण में अगर सामने जो ये वाला जो बायां भाग में अगर कोई भी होता है, वस्तु दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या हो, अगर बाएं साइड में आता है तो माइनस में होगा, अगर दाएं साइड में होगा तो धनायन होगा यानी प्लस में होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अवतल दर्पण में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिबिंब यहाँ पर है, प्रतिबिंब यहाँ पर A डैश B डैश बना हुआ है, ये भी ध्रुव के बायां भाग में ही है, बोले तो माइनस में ही होगा। यहाँ पर फोकस आप देख रहे हैं, फोकस जो है F जो दिख रहा है ये भी ध्रुव से बायां में ही है तो माइनस में ही होगा। यहाँ पर वस्तु जो AB रखे हैं वो AB भी क्या है? अवतल दर्पण के बायां भाग में ही है तो ये भी क्या होगा? माइनस में ही होगा। वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे तो वक्रता त्रिज्या भी क्या चीज़ में होगा? माइनस में होगा। चूँकि आपको समझ में आ चुका है कि ध्रुव के दाहिने वाले भाग में जो होंगे वो प्लस में होंगे और बायां भाग में जो होंगे वो माइनस में होंगे। तो चलिए, इतना कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप क्लियरली जो है इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल बिना बेहिचक जो है बना सकते हैं, बिना किसी परेशानी के। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें आपको, आपने जान लिया जो भी चीज़ें थी, इसके आसपास की जो भी जानकारी थी आपको बता दी गई। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है कि माना कि एक अवतल दर्पण है, बिल्कुल मैंने बताया भी कि एक अवतल दर्पण है जिसमें आप वस्तु दूरी जो है, वस्तु दूरी ये AB हमने यहाँ पर वस्तु रखा है तो यहाँ ध्रुव से ही आकलन करेंगे कि वस्तु कहाँ पर है। किसी की भी जानकारी ध्रुव से भी लिया जाता है। तो P से लेकर A तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी कहाँ है? तो ध्रुव के बायां भाग में है, इसलिए जो है वस्तु दूरी को हम लोग U से सूचित करेंगे और ये चिन्ह क्या लगाएंगे? माइनस का। क्यों? क्योंकि आपको हमने बताया कि ध्रुव से बायां वाला जो भाग में जो भी आएंगे वो सब आपको ऋणायन होंगे, माइनस में होंगे, इसलिए यहाँ पर वस्तु दूरी जो होगा माइनस में होगा। वक्रता त्रिज्या के बारे में अगर बात करें तो वक्रता त्रिज्या कौन होता है? तो P से लेकर C तक की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या जो होगा ये भी आपको ध्रुव के बाएं भाग में है और इसको सूचित करते हैं क्या चीज़ से? R से। तो ये भी क्या होगा? माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि ये भी बाएं भाग में है। फिर हम प्रतिबिंब दूरी की बात करें तो प्रतिबिंब देखिए, वस्तु इधर जा रही है तो प्रतिबिंब का आकलन इस साइड से होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि P से लेकर A तक की जो दूरी होगा वह क्या होगा? प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी जो होगा, प्रतिबिंब दूरी क्या चीज़ में है बच्चों? तो प्रतिबिंब दूरी को V से सूचित करते हैं और ये भी क्या होगा? माइनस में होगा। प्रतिबिंब दूरी भी क्या चीज़ में होगा? माइनस में। फिर अगर फोकस के बात करें बच्चों तो फोकस P से F तक की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस। और यहाँ पर फोकस जो होगा इसको हम लोग F से दिखाते हैं और ये भी कौची में होगा? माइनस में होगा। तो आप देख सकते हैं वस्तु दूरी PA जो है ये माइनस में होगा, माइनस U द्वारा लिखाया गया। U से सूचित करते हैं वस्तु दूरी को, F से लिखते हैं फोकस दूरी को, V से लिखते हैं प्रतिबिंब दूरी को, R से लिखते हैं वक्रता त्रिज्या को। ये जानकारी तो आपको पहले से भी है चूँकि आपने क्लास में पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे सभी को हमने माइनस में इसलिए लिया क्योंकि ये सभी जो है ध्रुव के कहाँ है? तो बाएं भाग में है, इसलिए इन सभी को हम लोग जो है बाएं भाग में था इसलिए हमने माइनस में लगा दिया। अब आपको जो है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि हमने इसमें चार चीज़ों को मैंने कलर किया है। 2 चीज़ों को एक कलर से और 2 चीज़ों को एक कलर से किया है। तो चलिए
अब आपको क्या करना है, ये मान के चलना है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी दोनों आपस में क्या है, समरूप है। और आप समरूपता की कसौटी जानते हैं कि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो दोनों की जो भुजाओं का अनुपात होते हैं वह समानुपाती होता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि हम किन भुजाओं को लेंगे जिससे जो है हमारा ये सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको ऊंचाई और आधार का संबंध दोनों में बता के सवाल को हल कर लेना है। कर्ण की जानकारी को आपको इस सवाल में मेंशन नहीं करना है। अब कर्ण कौन है ज़रा देखिएगा, अगर ए बी सी में अगर बात करोगे तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण हो गया। तो आपको याद रखना है कि इस कर्ण की जानकारी को लेकर आगे नहीं बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 90 यहाँ पर बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये हो गई, तो इसकी जानकारी को आपको लेकर आगे नहीं बढ़ना है। ये दोनों जानकारी लेकर आगे नहीं बढ़ना है तो फिर किन जानकारियों को लेकर के आगे बढ़ना है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि त्रिभुज ABC में आप देखेंगे क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ABC में ये ऊंचाई हो गया, तो ये ऊंचाई को ले लेना है, ठीक है। ये आपका एक ऊंचाई इसमें का और इसमें का ये ऊंचाई हो जाएगा। ये दोनों लेके आगे बढ़ना है, ये दोनों आगे लेकर बढ़ना है ऊंचाई का संबंध, ध्यान दीजिएगा। फिर से हम चीज़ों को समझते हैं, देखिए ठीक से समझिए, फिर से आइए समझते हैं। देखिए आपको मान लेना है कि त्रिभुज ABC जो है वह समरूप है त्रिभुज किसके, तो त्रिभुज A डैश B डैश C के, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज जब आपस में क्या है, समरूप है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। और भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होगा तो आपको याद रखना है कि कर्ण के संबंध आपको नहीं बताने हैं, आपको लंब और आधार के संबंध दोनों त्रिभुज में बताने हैं। मतलब कि आप यहाँ देख सकते हैं कर्ण वाली भुजा ये है, तो इसको सवाल में जिक्र नहीं करना है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि A डैश B डैश C में देखेंगे तो ये वाला कर्ण हो गया, तो इसकी जानकारी को आपको सवाल में मेंशन नहीं करना है। बाकी सवाल को हल करते समय ऊंचाई और आधार का मदद लेंगे। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, सुनिए ध्यान से। इस दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए आप करेंगे क्या, तो बड़े वाले त्रिभुज यानी ABC त्रिभुज का ऊंचाई अब बटा छोटे त्रिभुज के ऊंचाई को पहले आप ले लेंगे। तो बड़ा वाला त्रिभुज ABC है, इसकी ऊंचाई क्या हो गई, तो इसकी ऊंचाई AB हो गई। और इसकी ऊंचाई को क्या हो गई बच्चों, तो ये जो A डैश B डैश C की ऊंचाई जो हो गई वो कौन हो गई, तो ये हो गई A डैश B डैश। अब आप देखेंगे ऊंचाई का संबंध ऊंचाई से ले लिए। अब आप ले लेंगे किनका, तो अब आप संबंध ले लेंगे किनका, तो अब संबंध ले लेंगे आधार का आधार से। तो ये आधार AC हो गया। अगर इसके आधार के बारे में बात करें तो आधार हो गया क्या, A डैश C। क्यों, क्योंकि हमने बताया ये कर्ण है तो कर्ण का संबंध आपको लेने है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा AC और इसका आधार क्या हो जाएगा A डैश C। ये आधार हो गया, देख लीजिए ये आधार हो गया AC और ये वाले त्रिभुज का आधार हो गया A डैश C। और इस तरह से इसको मान लेना है ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 है। चलिए जब ये समीकरण 1 हो गया तो फिर अब आपको आ जाना है इस वाले समीकरण का, ये दोनों का काम आपका पूरा हो चुका है। अब इधर वाले पोर्शन में आ जाइएगा, इस वाले पोर्शन में आ जाइएगा, यानी त्रिभुज NPF और त्रिभुज A डैश B डैश F में। अब आपको आना है, लिखना है फिर त्रिभुज NPF समरूप हैं किस त्रिभुज के, तो समरूप हो जाएंगे त्रिभुज A डैश B डैश F के। ये डैश B डैश F के समरूप हो जाएगा NPF। ये दोनों लाल वाले पोर्शन जो दिख रहे हैं ये दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। और पुनः वही काम करेंगे जो आप पहले करके आए हैं। क्या करे हैं आपने, तो आपने क्या किया, तो अब आपको मान लेना है कि यह जो NP है यह इस त्रिभुज का क्या है, लगभग ऊंचाई के बराबर है। ये क्या है, NP जो है ये NP क्या है, तो ये वाला NPF का क्या है, ऊंचाई है। और इसमें अगर ऊंचाई का बात करोगे, इसमें ऊंचाई का बात करोगे तो इसमें ऊंचाई कौन हो जाएगा, ऊंचाई तो इसमें ये वाला ही हो जाएगा, ऊंचाई इसमें ये वाला ही हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई, दोनों के ऊंचाई को ले लीजिए। जो काम आप पहले किए हैं वही काम फिर से आप कर रहे हैं।
तो ऊंचाई का अनुपात आपको ले लेना है। ऊंचाई का अनुपात बताइए, उसका ऊंचाई क्या है, तो उसकी ऊंचाई NP है, NP है, बटा के नीचे आ जाइए। फिर इसकी ऊंचाई क्या है, तो इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं A डैश B डैश है, A डैश B डैश इसकी ऊंचाई है NP बटा इसकी ऊंचाई हमने ले लिया NP और इसकी ऊंचाई लिया हमने A डैश B डैश, A डैश B डैश। फिर अब दोनों का आधार ले लीजिए, तो आधार देख सकते हैं आधार कौन है, तो आधार आपका ये वाला पार्ट है, देख सकते हैं आधार कौन है, तो आधार ये वाला पार्ट है, इसका आधार ये है और इसका आधार कौन है, तो इसका आधार A डैश F है, इसका आधार कौन है A डैश F है। तो इस तरह से अब इसका आधार ले लीजिए, बताइए क्या लिखेंगे आप, तो लिखेंगे PF बटा A डैश F, A डैश F, A डैश F। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो NP की जो लंबाई है वह AB के लंबाई के लगभग क्या है, बराबर है। NP की जो लंबाई है वह AP के लंबाई की लगभग क्या है, बराबर है। बोले तो आप NP के स्थान पर AB को रख सकते हैं, चूंकि दोनों की लंबाई क्या है, आपस में बराबर है। दोनों की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है, ठीक ना। दोनों की लंबाई आपस में क्या है बच्चों, तो बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि NP के बगल में आप लिख सकते हैं इस NP के स्थान पर AB और बाकी सबको यथा स्थान रहने दीजिए। A डैश B डैश बराबर जो है PF, अब बटा के नीचे A डैश F जो है आपको स्थान पर रख लेना है और इसको समीकरण 2 मान लेना है। आप चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं कि चूंकि NP की जो दूरी है वह या NP की जो लंबाई है वह AB की लंबाई की क्या है, लगभग बराबर है, इसलिए दोनों को हमने क्या किया, बराबर कर दिया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का अगर हम तुलना करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 लगभग आपको क्या है, उसके बायां पोर्शन जो है बायां पोर्शन के क्या है, सेम है। यानी ये बायां वाला भाग जो है वो बायां वाले भाग के क्या है, बराबर है, एकदम समान है। आप देख सकते हैं AB बटा A डैश B और यहाँ पर AB बटा A डैश B, यानी बायां वाले भाग के क्या हैं, बराबर हैं। तो ये अगर बायां के बराबर हो जाएगा तो दायां भी दायां के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये जानकारी आपको पहले से होगी कि अगर समीकरण का नियम कहता है कि बायां के बराबर है तो दायां के बराबर होगा, यानी बायां के बराबर है तो दायां के बराबर होगा। अब आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का हमने कंपेयर किया, दोनों का तुलना किया तो हमने पाया कि बायां के बराबर है तो दायां के क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी AC बटा A डैश C बराबर होंगे PA बटा A डैश F के, ये बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमने क्या पाया, तो हमने पाया AC बटा A डैश C, AC बटा A डैश C ये जो बराबर है किसके, PF बटा A डैश F के, PF डैश F के, A डैश F के, सॉरी A डैश F के किसके बराबर होंगे, A डैश F के बराबर होंगे। देख सकते हैं, देखिएगा, देखिए यहाँ पे बराबर होंगे, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, इधर देख लीजिए AC बटा A डैश C, AC बटा A डैश C और यहाँ पर बराबर होंगे किनके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है PF बटा A डैश F के बराबर है, A डैश F के बराबर है। यहाँ आप चेक कर सकते हैं, देखिए PF बटा A डैश F के क्या है, बराबर है। AC बटा A डैश C जो है वो बराबर है PF बटा A डैश F के, PF बटा A डैश F के। अब आप ध्यान से सुनिए, एक बात हम आपसे पूछें कि बताइए कि ये कोई क्या है, ये हमने प्रधान अक्ष लिया है, क्या लिया है, प्रधान अक्ष, और प्रधान अक्ष यहाँ पर क्या है, P है, यहाँ पर क्या है
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम ले सकते हैं क्या, ये आपका प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष मान लीजिए कि ये PC है ना, प्रधान अक्ष मान लीजिए PC है, प्रधान अक्ष PC है। यहाँ पे ये ध्रुव है, ये C आपको वक्रता केंद्र है, और यहाँ पर क्या है, वस्तु दूरी A रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अब हम आपसे पूछें कि अगर आपको AC की जानकारी चाहिए, AC की जानकारी चाहिए, सिर्फ आपको AC चाहिए, तो क्या आप कहना चाहेंगे कि AC अगर हमको निकालना होगा, तो आप आराम से कह सकते हैं कि सर हम PA की दूरी में से P से लेकर A तक की दूरी जो है, ये P से लेकर A तक की जो दूरी है, P से लेकर C तक की दूरी को माइनस कर देंगे, P से C की दूरी माइनस कर देंगे, मतलब कि PA की दूरी में से PC की दूरी को माइनस कर देंगे, तो आपका AC अपने आप क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। चूँकि आप कह सकते हैं कि AC जो है वह बराबर है किसके, AC जो होगा वह बराबर होगा किसके, तो PA में से PC घटाएंगे उसके बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप जानकारी दे सकते हैं बच्चे, क्या, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं AC के लिए आपको A वाला AC चाहिए, तो आप P से लेकर A तक आ जाइए, अब माइनस कर दीजिए किस में से, P से लेकर C तक की दूरी को, तो आपको पता चल जाएगा क्या, AC। फिर A' के बारे में अगर बात करें, A' कौन है, तो A' आपका ये है, A' कौन है, तो A' आपका ये है, तो अगर मान लीजिए इसको निकालना होगा A' को, तो आप अपने आप कह सकते हैं कि सर PC में से PA' को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, A' की लंबाई पता चल जाएगी। तो A' की लंबाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना होगा, क्या करना होगा, तो PC में से घटाना होगा क्या, तो PA' को, किसको, PA' को। क्यों, क्योंकि अगर आप P से C की दूरी में से PA' की दूरी घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, A' की लंबाई आपको पता चल जाएगा। फिर अगर आप देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा कि PF जो है, PF तो यहाँ पर क्या है, नज़दीकी दूरी है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो इसके बदले में कुछ लिखा जाना भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर PF अपने स्थान पर रहा। यहाँ पे आ जाइए, A' कौन है, तो आप देख सकते हैं A' कौन है, ध्यान से देखना है, A' कौन है, A' ये वाला पोर्शन है। तो आप कहेंगे कि सर P A' में से PF को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, A' मिल जाएगा। तो हम इसके बदले में हम लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं PA' में से माइनस कर देंगे, PA' में से माइनस कर देंगे क्या, तो PF की दूरी माइनस कर देंगे तो आसानी से हमको जो है क्या निकल जाएगा, तो हमको A' का जो मान है वो पता हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। अब बस आपको करना कुछ नहीं, बस इतना ही समझना था, इतना समझ लिया आपने, काम आपका आसान हो जाएगा। ध्यान से देखना है, क्या करिएगा। अब आप देखेंगे कि PA जो है, अब आप देखेंगे PA जो है, देखेंगे, सुनिएगा, PA जो है, PA क्या है, तो PA जो है वो वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी को आपने -u से लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। PA क्या है, तो PA की जगह पर -u बैठा देंगे, PA की जगह पर -u बैठा देंगे, तो -u ले लिए, ठीक है, ये वाला माइनस जगह पे। PC आप देख सकते हैं, PC क्या है, तो PC आप देख सकते हैं -r है, तो हम PC के जगह पर -r ले लेते हैं, -r हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। नीचे आ जाइए, PC है, तो PC तो अभी हमने बताया ही कि -r है, -r ले लीजिए, माइनस PA' देखेंगे, तो PA' देखेंगे, PA' क्या है बच्चों, तो -b है, तो -b ले लेते हैं, -b ले लेते हैं, ठीक है। इसको लेने के बाद PF देखेंगे, तो PF क्या है, तो
तो पी एफ जो है माइनस एफ है, तो पी एफ जो है माइनस एफ यहाँ ले लेंगे माइनस एफ, ठीक है। ये पी एफ जो हो गया क्या हो गया माइनस एफ। नीचे आएंगे तो पी ए डैश देखेंगे, पी ए डैश का मान क्या था, तो माइनस भी था, तो माइनस भी ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाएंगे माइनस पी एफ है, तो पी एफ आप ऊपर में माइनस लिए थे तो यहाँ पर भी क्या ले लेंगे माइनस एफ ले लेंगे, ठीक है। चिन्ह को चेंज करके पहले एक लाइन सरल कर लीजिए। माइनस यू जगह पे रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आर। नीचे देखेंगे तो माइनस आर जगह पे रहेगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा भी, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर माइनस एफ जगह पे रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस भी, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा एफ जगह पे रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी तिरछा तिरछे गुना करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है तिरछा तिरछे गुना, यानी इस वाले पोर्शन को गुना इस तरह से करना है और इस वाले पोर्शन का गुना इस तरह से करना है, मतलब कि तिरछा तिरछे गुना करना है, ठीक है। तिरछा तिरछे गुना करना है, ठीक ना। क्या करना है तिरछा तिरछे गुना करना है, तो अब आप तिरछा तिरछे गुना कर लीजिएगा। तो चलिए गुना करते हैं। ये माइनस यू प्लस आर का गुना करते हैं माइनस भी प्लस एफ से। तो गुना करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, कोष्टक लगाइए, माइनस यू प्लस आर को एक कोष्टक में रखिए और इसको गुना करना है किससे, माइनस भी प्लस किससे बच्चों, तो एफ से गुना करना है, ठीक है। और आप इसका पोर्शन, ए वाला पोर्शन का गुना इस वाले पोर्शन को गुना में हमने लिखा, यानी इंटू में यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर हम गुना करेंगे एफ माइनस एफ से, ये दोनों में गुना करेंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस एफ से माइनस आर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आर एफ हो जाएगा। ये माइनस एफ से प्लस भी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस भी एफ हो सकता है, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस एफ से भी में गुना किए प्लस ये हो जाएगा माइनस और ये हो गया प्लस, प्लस माइनस माइनस भी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को फिर हम आगे जो है हल कर लेंगे, देखेंगे ठीक से। क्या लिखना है, तो लिखना है माइनस यू प्लस आर, हम एक लाइन उतारते हैं, हल करना है, चूँकि हमें हल करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा माइनस यू प्लस आर को गुना करना है माइनस भी प्लस एफ से, माइनस भी प्लस एफ से गुना करना है। और गुना करने के बराबर में इधर में आप देख सकते हैं आपको क्या मिला है, आर एफ माइनस भी एफ, आर एफ माइनस भी एफ, आर एफ माइनस भी एफ। चलिए इसको हल करते हैं बच्चों, देखिएगा आपको समझ में होगा, पहले से आप कैलकुलेशन जानते होंगे कि इस टाइप के गुना को कैसे किया जाता है। तो आप जानते हैं पहले पद को इसमें भी गुना करना होगा और ई पहले पद को इसमें भी गुना करना होगा। तो गुना करोगे माइनस यू से माइनस भी में गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो आपको देने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा यू भी, और माइनस यू से एफ में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस यू एफ, ठीक है। फिर यहाँ इससे गुना करेंगे, प्लस आर से गुना करेंगे तो प्लस आर से भी फिर उसी तरीके से गुना होगा, प्लस आर से इसमें गुना करिए, ऐसी प्लस आर से फिर इसमें गुना करिए। तो गुना करोगे तो प्लस आर से माइनस भी में गुना करेंगे माइनस भी आर, ठीक है। अब प्लस आर से यहाँ पर गुना करेंगे एफ में तो क्या हो जाएगा प्लस आर एफ, ठीक है। बराबर में आपको जगह पे रहेगा और बराबर के बाद वाली चीज़ों को जैसे के तैसे आपको लिख देना है। बराबर के बाद वाली चीज़ें कैसे है बच्चों, तो बराबर के बाद में आपको लिखा हुआ था आर एफ जगह पे रहेगा, माइनस वी एफ जगह पे रहेगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि आप देख सकते हैं बराबर के बाएं और दाएं में कुछ चीज़ें अगर समान होती हैं तो उनको हम काट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आर एफ इधर भी है, आर एफ इधर भी है, तो दोनों तरफ आर एफ है, आर एफ से आर एफ कट जाएगा तो आपको चीज़ें थोड़ी सी और आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि कुछ कटा पीटी कर लीजिए, आर एफ से आर एफ कट गया, ठीक है, आर एफ से आर एफ कट गया। आर एफ से आर एफ क्यों काट दिए, चूँकि बराबर में इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आर एफ से आर एफ गया, कट गया, ठीक है। अब चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास क्या जानकारी हुआ, तो जानकारी उपलब्ध है आपके पास, देख सकते हैं आपके पास उपलब्ध है यू भी माइनस यू एफ माइनस। अब एक चीज़ और भी जान लीजिए, अब आप पढ़े होइएगा इसी चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि f बराबर होता है r/2,
ये संबंध आपने ज़रूर पढ़ा होगा, एफ बराबर r/2 का संबंध आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो बच्चों यहाँ से हम r का मान निकाल सकते हैं। अगर हमको r चाहिए तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2f, क्या हो जाएगा 2f, यानी r का वैल्यू हम रख सकते हैं कितना 2f, r का मान हम रख सकते हैं कितना 2f। चूँकि f बराबर r/2 होता है, सूत्र से हम पढ़े हुए हैं f बराबर r/2 होता है, तो यहाँ पर r का मान अगर हमें निकालना होगा तो 2 से f में गुना करेंगे 2f, यानी r की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, r की जगह पर आप रख सकते हैं 2f, क्या रख सकते हैं 2f रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2f रख लेंगे, ठीक ना, क्या रख लेंगे बच्चों, तो r की जगह पर यहाँ हम रख लेंगे 2f। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये b था तो b लिख देते हैं जैसे कि तैसे, हालांकि इसकी ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर f था, ये f आपको जगह पे लिख लेना है। सुनिएगा, तो बच्चों बताएंगे यहाँ पर v जगह पर, और आप बताइए r के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो r की जगह पर अभी हमने बताया r के जगह पर लिख सकते हैं आप 2f, ये बराबर जगह पर माइनस vf जगह पे रहेगा। चलिए ठीक से समझिएगा। फिर आगे बढ़ाते हैं, u भी जगह पे रहेगा माइनस uf जगह पे रहेगा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2vf, ठीक है, बराबर में माइनस vf जगह पे रहेगा। अब ये वाले जो माइनस 2vf है, इसको हम उठा करके इधर में ले जाएंगे, तो ये माइनस में है तो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस में बन जाएंगे, तो इस तरह से हो जाएगा u भी माइनस uf, इसको उठा करके उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस vf, और ये वाला माइनस वाला जाएगा तो उधर हो जाएगा प्लस 2vf, क्या हो जाएगा 2vf। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम पाओगे u भी माइनस uf बराबर क्या, तो अब आपको मिला 2vf में से माइनस 1vf घटेगा तो सीधे बन जाएगा vf, ठीक है, क्या बनेगा vf, क्यों, क्योंकि 2vf में से 1vf घटेगा तो 1vf हो जाएगा, बड़ा के आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे या नहीं दे बात एक ही है। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ जो है आपको uvf से आपको जो है भाग लगा देना है, दोनों साइड में आपको uvf से भाग देने हैं। तो आप लिखेंगे क्या, दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, uvf से भाग देने पर, अब दोनों तरफ आपको uvf से क्या करना है बच्चों, तो भाग लगा देना है, दोनों तरफ uvf से क्या करना है भाग लगा देना है, तो दोनों तरफ आप भाग लगाइए, ठीक है। भाग लगाओगे तो अब देखोगे तुम दोनों तरफ uvf से भाग लगाओ, पहले बता दो क्या है, देख लीजिए ठीक से, चीज़ें समझ में आ जाएंगे। देखिए ऊपर में u भी भाग लगाना है किससे, u भी f से, यहाँ पर माइनस जगह पे रहेगा, ठीक है। ऊपर में क्या, तो ऊपर में uf भाग लगाना है किससे, u भी f से बराबर जगह पे रहेगा। ऊपर में क्या vf भाग लगाना है किससे, u भी f से, अब भाग लगाइए और इसका काटा पीटी कर लीजिए। आपको आसानी से समझ में आ ही गया होगा कि अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब आप कर सकते हैं v से v काट लीजिए, v से v काट लेंगे, v से v काट लेंगे, ठीक है, u से u काट लेंगे, ठीक ना, u से u काट लेंगे। इधर में देखोगे तो u से u कट जाएगा, u से u कट जाएगा, f से f कट जाएगा, ये कट गया, ठीक है। इधर में देखिएगा तो f से f कट गया, ये रहा, और v से v कट गया, ठीक है, v से v कट गया। अब आप देखेंगे तो आपके पास क्या समझ में आया, तो आपके पास एक ही जानकारी उपलब्ध हो पाई, देख सकते हैं। ऊपर में क्या बचा, तो ऊपर में बचा क्या बच्चों, कुछ नहीं, तो एक, नीचे में क्या बचा, तो f, यहाँ पर माइनस, ऊपर में कुछ नहीं तो एक, नीचे में क्या, नीचे में बचा v, और इधर में बराबर, ऊपर में कुछ नहीं तो एक, नीचे में बचा u। अब क्या करेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस 1/v को, ये माइनस में है तो उधर उठा के ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए 1/f बराबर हो जाएगा 1/u जगह पर, ये वाला पोर्शन को जब आप उठा के उधर ले जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 1/v। और इस तरह से सवाल आपका सिद्ध हो चुका है, यही आपको सिद्ध करना था, सवाल आपने सिद्ध किया, ठीक है।